गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट डिमांड को किस प्रकार से केन्स ने दो के साथ एक्सप्लेन किया था। दो थे हमारे सी प्लस आई। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सी प्लस आई को केन्स ने एग्रीगेट डिमांड की सहायता से दिखाया था। और ये ऊपर से क्यों शुरू होती है, इसका रीज़न बताया था कि जब हमारी कोई इनकम नहीं होती तब भी हम कुछ ना कुछ खर्च ज़रूर करते हैं। तो इस वजह से ये एग्रीगेट डिमांड कुछ ऊपर से शुरू होती है। और सी प्लस आई आई जो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट, एक समय में फिक्स होती है। इसका हमारे इनकम के साथ इतनी इन्वेस्टमेंट का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कम से कम इतना खर्चा तो कम से कम करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो ग्रो कर पाएगी या आगे कार्य कर पाएगी। अब देखते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई कि ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। एग्रीगेट सप्लाई इज़ द मनी वैल्यू ऑफ टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर परचेजिंग बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। इन्होंने बताया है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो एक समय दिया गया है, एक साल जो दिया गया है, उसमें जितनी भी वो वस्तुएं और सेवाओं को खरीदते हैं, उनकी वैल्यू के जो पैसे बनते हैं, जितनी वस्तु और सेवाओं के ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा पैसा खर्च किया है या वस्तुएं खरीदी है एक अर्थव्यवस्था ने, उनके जोड़ को कहा जाता है एग्रीगेट सप्लाई। मतलब एक साल के दौरान एक अर्थव्यवस्था ने जितना भी खर्च वस्तु और सेवाओं के ऊपर किया है उसे कहा जाता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारा सी और दूसरा है हमारा एस। ये सी और एस क्या है? सी है हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर की जो उपभोग है और जो खर्च है हमारा व्यय है वो, और एस है हमारी सेविंग। इन दो के माध्यम से हम एग्रीगेट सप्लाई को निकालते हैं। चलिए हम इसमें देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई का ये जो इन्होंने चित्र दिखाया है। इन्होंने ये चित्र इस प्रकार से दिखाया है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो जीरो से शुरू होती है, बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पर। और ये है जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, किसका फंक्शन होती है? सी प्लस एस का। क्योंकि क्या होती है, मान लेते हैं हमारे पास जो जितनी भी इनकम होती है ना, वाई जितनी हमारी इनकम होती है, इनकम का हम क्या कर सकते हैं? या तो हम उसका खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे कुछ ना कुछ, वह हमने कहीं खर्चा कर दिया है, किसी वस्तु के ऊपर उपभोग कर दिया है, या हम उसको बचा के रखेंगे। अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारी इनकम आ जाती है। मान लेते हैं हमने 100 रुपये कमाए थे, 100 में से हमने 20 रुपये अपने पास रख लिए, 80 रुपये खर्च कर दिए, तो 80 हमारा हो गया सी, 20 हो गया हमारा एस। तो इस प्रकार से हमारी पूरी इनकम को दो भागों में बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? ये एक ऐसा खर्च होता है जो एक अर्थव्यवस्था के अंदर उतनी अमाउंट में करना ही पड़ता है, चाहे हमारे इनकम का लेवल जीरो ही क्यों ना हो। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में देखा था कि हमने वो इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ती थी जो हमारे मूल बिंदु से शुरू नहीं होती, और जो बीच का गैप है वो उतना तो हमने करना ही पड़ता है। उसी प्रकार ऑटोनोमस जो कंजप्शन होता है वो एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसका आय के साथ कोई संबंध नहीं होता, हमें वो फिर भी खर्च करना पड़ता है। आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिफाइंड एज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग goods and service for private consumption purpose by all household in a economy। एक परिवार के द्वारा जितनी वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर टोटल खर्चा किया जाता है उसे कहा जाता है कंजप्शन। अब हम देखते हैं कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो कंजप्शन फंक्शन को दिखाती है? कंजप्शन फंक्शन निर्भर करता है हमारी
आय के ऊपर, हमारी इनकम के ऊपर, और इनकम का भी वो भाग जो डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम किसे कहा जाता है? डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो हमारे पास आय आई है, उसमें से जो हम टैक्स पे करने के बाद हमारे पास अंतिम उपभोग के लिए बच जाती है, जिसको हम वास्तव में खर्च कर सकते हैं, उसे कहा जाता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम को जैसे हम पर्सनल इनकम होती है, पर्सनल इनकम का एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं एक महीने की 1,00,000 रुपए इनकम है। अब 1,00,000 रुपए में से टैक्स के रूप में मान लेते हैं 30% टैक्स चला गया, तो हमारे पास 30% का 30,000 रुपये टैक्स पे हो गया। अब जो हमारे पास इनकम बचेगी 70,000 रुपये, ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम है कि आज हम इसका किसी भी तरह से खर्च कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केन्जियन साइकोलॉजी लॉ ऑफ कंजप्शन, हम इसके बारे में कर चुके हैं कि केन्स का मनोवैज्ञानिक कंजप्शन फंक्शन नियम क्या कहता है। केन्स के अनुसार किस प्रकार से कंजप्शन फंक्शन काम करता है। अकॉर्डिंग टू केन्स, एज इनकम अराइज, जब इनकम बढ़ती है उसकी तुलना में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आल्सो इंक्रीज, उसका कंजप्शन भी बढ़ता है, बट बाय लेस देन इंक्रीज इन इनकम, लेकिन वो इनकम से कम बढ़ता है। जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा इसको करते हैं कि ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है और ये हमारे इनकम का लेवल है, क्योंकि हमने देखा था कि ये एग्रीगेट डिमांड या हमारी इनकम कहें या C+S कहें, तो क्या है कि हमारे जब जैसे से इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन इस बिंदु के बाद इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, कंजप्शन कम बढ़ रहा है। यहाँ आप इसको इसमें देख सकते हैं, इनकम ज़्यादा बढ़ती है, कंजप्शन कम बढ़ता है, इस लेवल से कम होता है। इसे कहा गया था केन्स का साइकोलॉजी लॉ ऑफ कंजप्शन, इसे कहा गया था केन्जियन साइकोलॉजी लॉ ऑफ कंजप्शन। अब हम इसको एक नीचे जो ग्राफ दिया है उस ग्राफ में देखते हैं कि जैसे हम इसमें देखते हैं केन्स के अनुसार केन्स क्या मानता है। सी इन्होंने कंजप्शन माना है, और जो हमारे ये ए है इन्होंने इसको डिफाइन किया है कंजप्शन को, सी इज़ ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बीटा इनकम। चलिए अभी क्या है, हम इन सबको एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारा ये सी है, ये है हमारा कंजप्शन, उपभोग है, वो किस पर निर्भर करता है। ए ऑटोनोमस, ऑटोनोमस होता है कि केन जो एग्रीगेट की मांग करता है, एग्रीगेट की बात करता है, तो वो क्या होती है कि अर्थव्यवस्था में कम से कम उतनी मात्रा तो उसके लिए बनी रहनी चाहिए, तब उसके साथ काम करता है। उसके बाद बी, ये होता है मार्जिनल पर्सपेक्टिव टू कंज्यूम, वो MPC की क्या मूल्य है, ये बी का मूल्य MPC पर निर्भर करता है कि उसके चेंज होने की प्रवृत्ति क्या है, और ये है इनकम, एक इनकम का लेवल है।